हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव, आपका स्काई सर, हाजिर हूं आप लोगों के सामने। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ डील करने वाला हूं जूलॉजी सब्जेक्ट। जी हां, जूलॉजी सब्जेक्ट बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही खूबसूरत सा सब्जेक्ट है। इसमें हम हर एक कंसेप्ट को विजुलाइज करेंगे, सीखेंगे, और मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं कि जब हम कंसेप्ट सीखेंगे तो हर एक चीज दिमाग में छप जाएगी, दिल में उतर जाएगी और मस्त मस्त दो नैनों में चमक जाएगी। जी हां, और आज हम एक डेमो लेक्चर देने वाले हैं, बड़े ही खूबसूरत से चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, या बोल दो मानव प्रजनन। इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब ये टॉपिक दिमाग में आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर अगर कोई हमसे कहे कि ये टर्म जो अपने पास है रिप्रोडक्शन, जिसको अपन बोल रहे हैं जनन या प्रजनन, इस प्रजनन का मतलब क्या है, इस प्रजनन का मतलब क्या है? तो चलिए सबसे पहले मैं इसी के बारे में बात करता हूं कि रिप्रोडक्शन या इस प्रजनन का मतलब क्या है। बच्चे, कोई भी सजीव जो होता है, वो सजीव ये चाहता है कि वो मरने से पहले बच्चे पैदा कर ले, बच्चे पैदा कर ले। तो मैं कह दूं कि कोई भी सजीव जो होता है वो ये चाहता है कि वो खुद मरने से पहले संतति पैदा कर ले, बच्चे पैदा कर ले, और वो बच्चे उसके जैसे ही होने चाहिए। पूछेगा, सर इसका मतलब कि प्रजनन जो है ये सजीवों में पाए जाने वाली एक जैविक प्रक्रिया है, जिसमें कोई भी जीव अपने जैसी ही संतति पैदा करता है, जिसमें कोई भी जीव अपने जैसी ही संतति पैदा करता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रजनन। क्या बोलते हैं? प्रजनन। तो जब भी पूछे प्रजनन का मतलब, तो मैंने बोला ये एक जैविक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसी, अपने समान संतति उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, जिसमें जीव अपने जैसी, अपने समान संतति उत्पन्न करता है। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन और प्रजनन। अब सवाल था, सर इतनी बात तो ठीक है, लेकिन आपने एक और बड़ा प्यारा सा बोला कि कोई भी जीव मरने से पहले। हां भैया, जब जैविक प्रक्रिया है तो जिंदा रहेगा तभी तो रिप्रोडक्शन कर पाएगा, प्रजनन कर पाएगा। तो मरने से पहले संतति उत्पन्न करता है, क्यों? अब मान लो कि मेरे पास ये बोतल जो है, ये कोई जीव है, ये जीव है, ये किसी ए जाति का जीव है, ए जाति का जीव है। हमने बोला ये ए जाति का जीव जो था, ये मरने से पहले अपने जैसी ही, अपने समान ही संतति पैदा करेगा। जब ये अपने जैसी संतति पैदा करेगा तो उस संतति में लक्षण किसके जैसे होंगे? इस जीव के लक्षण होंगे। अब क्यों संतति पैदा करी? भैया आपको पता है हर जीव का एक फिक्स जीवन काल होता है। कोई जीव ऐसा था जो 10 साल जिएगा, कोई ऐसा था जो 50 साल जिएगा, कोई ऐसा था जो 100 साल जिएगा। अगर इस जीव का जीवन काल मान लीजिए 10 साल का है, तो 10 साल के बाद इस जीव का मरना क्या हो गया? तय हो गया कि 10 साल में जीव मर जाएगा। तो अगर ये जीव मर जाता तो धीरे धीरे इसकी जाति तो धरती पर से क्या हो जाती? गायब हो जाती, विलुप्त हो जाती। तो ये क्या चाहता था कि धरती पे मेरा वंश, मेरी जाति निरंतर बनी रहे, हमेशा बनी रहे। तो ये मरने से पहले क्या कर गया? जनन करके अपनी जैसी संतति को धरती पे छोड़ गया, ताकि इसकी जाति की निरंतरता बनी रहे। तो जब भी बोले बताओ, सजीव जो थे, कोई भी जीव जो था, वो प्रजनन क्यों करता है? तो मैंने कहा जीव जो है वो अपनी जाति को बनाए रखने के लिए क्या काम करता है? प्रजनन करता है। अपनी जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी या उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रजनन करता है। तो मैंने बोला कि जीव
अपनी जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए प्रजनन करता है। प्रजनन करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि प्रजनन जो है वो जाति को बनाए रखने के लिए, जाति की निरंतरता के लिए आवश्यक है या उसमें सहायता करता है। अब सवाल था, गुरुजी हम यहां पे इस चैप्टर में बात कर रहे हैं मानव प्रजनन के बारे में। अगर कोई कहे कि भैया मानव के बारे में क्या खास बात जानते हो, मानव के बारे में खास बात बताओ ना, हमने बोला ये लीजिए। अगर कोई कहे हमसे कि हां आप हमें मनुष्य के बारे में, मानव के बारे में खास बात बताओ कि मानव के प्रजनन से संबंधित कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनको हम यहां पे पढ़ सकते हैं, जो हमें बेसिक रूप से पता होने चाहिए। बच्चे जब भी कोई मानव के बारे में पूछेगा तो याद रखना मानव एक लिंगी होता है। कैसा होता है? हमने बोला सबसे पहली बात कि मानव जो होता है वो कैसा होता है? हमने बोला मानव एक लिंगी होता है, मतलब नर अलग और मादा अलग, नर अलग और मादा अलग। नर के पास नर के जननांग तथा मादा के पास मादा के जननांग होते हैं, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, मानव में केवल और केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। मैंने बोला केवल लैंगिक जनन उपस्थित। मानव में केवल और केवल कौन सा जनन पाया जाता है? केवल और केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। और याद करो लैंगिक जनन वो था जिसमें नर तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं। तो जब भी बोले बताओ लैंगिक जनन की क्या खास बात, तो हमने बोला लैंगिक जनन वो था जिसमें नर तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं। पूछेगा सर एक बात बताओ, हमने कहा जब इसमें नर या मादा युग्मक भाग लेंगे तो नर व मादा युग्मक आपस में मिलेंगे भी। मैंने कहा हाँ, तो बताओ ना नर व मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। तो आप बताओ ना कि मनुष्य में जब निषेचन होगा तो वो निषेचन कहां होगा? मादा के शरीर के बाहर पानी में होगा कि मादा के शरीर के अंदर होगा? तो आप देखिए कि मनुष्य जो था वो मनुष्य रिप्रोडक्शन के समय नर तथा मादा क्या करते? संभोग करते हैं। और मनुष्य से शुक्राणु जो थे वो शुक्राणु नर से शुक्राणु जो है वो निकलते हैं और मादा के जनन मार्ग में प्रवेश करते हैं। तो इसका मतलब मादा का युग्मक दैट इज अंडा तथा नर का युग्मक दैट इज शुक्राणु दोनों आपस में कहां मिलेंगे? मादा के शरीर के अंदर मिलेंगे। मतलब निषेचन की प्रक्रिया कहां होगी? मादा के शरीर में होगी। तो मानव में कैसा होता है? मैंने बोला आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन होता है। ये आंतरिक निषेचन कहां होता है? हमने बोला मादा के शरीर के अंदर। ये मादा के शरीर के अंदर होता है। क्या? आंतरिक निषेचन। फिर पूछेगा सर आप बताओ ना कि मनुष्य जो था उनमें निषेचन हो गया। हमने कहा हां। अब और खास बात क्या है बेटा? और खास बात यह है कि धरती पे अगर विभिन्न प्रकार के हम जंतुओं को देखते हैं, जैसे पक्षियों को देखें, तो पक्षी जो है वो अंडे देते हैं। जो अंडे देते हैं उन्हें बोलते हैं अंडज। क्या बोलते हैं? अंडज। दैट इज ओवीपेरस। लेकिन हम मनुष्य जो होते हैं उस मनुष्य में मादाएं बच्चे को जन्म देती है, और ऐसे जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें बोलते हैं जरायुज। दैट इज विविपेरस। मतलब ये मनुष्य जो है ये कैसा है? हमने बोला ये अपने पास है जरायुज, मतलब विविपेरस। विविपेरस। तो जब भी पूछे जरायुज कौन से होते हैं, मैंने बोला बच्चे को जन्म देने वाले।
जन्म देने वाले। ऐसे जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जरायुज। ये हमने किसके बारे में बात कर ली? ये हमने बात कर ली मानव के बारे में। अब सवाल था, सर आप एक बात बताओ, आपने बोला कि भैया रिप्रोडक्शन जो मानव में होता है वो कैसा होता है? आपने बोला केवल लैंगिक जनन पाया जाता है। और आपने बोला ये लैंगिक जनन वो जनन था जिसमें नर तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं। तो ये लैंगिक जनन पाया जाता है और इसमें नर तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं। इसमें कौन भाग लेते हैं? हमने बोला नर तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं। इसमें नर तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं। बोला सर बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन गुरुजी एक बात और बताओ। हमने कहा अगर ये नर तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं तो इन युग्मकों का निर्माण कैसे होता है? पहली बात, युग्मकों का निर्माण कैसे होता है, कहां पे होता है? पहली बात। और दूसरी बात, आपने बोला था कि ये युग्मक जब तक मिलेंगे नहीं तब तक निषेचन नहीं होगा, तो इन युग्मकों का परिवहन भी तो करना पड़ेगा। इन युग्मकों का परिवहन कैसे होता है? बेटा युग्मकों का निर्माण कहां पे होता है तथा युग्मकों का परिवहन कहां पे होता है, ये कहानी समझने के लिए हमें ये बात पता करनी पड़ेगी कि हम मनुष्य के शरीर में कौन कौन से लैंगिक अंग होते हैं। कौन कौन से लैंगिक अंग होते हैं, हमें इस बारे में बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या इतनी सी बात क्लियर है? ये एक बेसिक जानकारी क्लियर है? पक्का इतनी बात क्लियर होगी? अगर इतनी बात क्लियर है तो अब हम ये बात करते हैं कि हम मनुष्य में लैंगिक अंग कौन से हैं। बड़े ध्यान से देखना, हम आपसे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं लैंगिक अंगों के बारे में, जिनको अपन बोलते हैं सेक्स ऑर्गन्स। दैट इज लैंगिक अंग। सेक्स ऑर्गन्स दैट इज लैंगिक अंग। बच्चे जब भी हमसे कोई सेक्स ऑर्गन्स लैंगिक अंगों के बारे में बात करेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये लैंगिक अंग सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन से? सबसे पहले है प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग। दूसरे कौन से हैं? हमने बोला दूसरे मेरे पास है द्वितीयक लैंगिक अंग। दूसरे मेरे पास है द्वितीयक लैंगिक अंग। तो इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य के शरीर में लैंगिक अंग कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहले हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरे हैं द्वितीयक लैंगिक अंग। बेटा प्राथमिक लैंगिक अंग को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ये जो मेरे पास है इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज द्वितीयक लैंगिक अंग। अब बड़े ध्यान से देखना, अगर हमसे कोई कहे सर प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से और द्वितीयक लैंगिक अंग कौन से, तो बच्चे ध्यान रखना, प्राथमिक लैंगिक अंग उन अंगों को बोलते हैं जो दो काम कर दे। कितने काम करते? दो काम। पहला काम ये युग्मकों का निर्माण करे और दूसरा काम ये हार्मोन का स्रावण करे। तो ऐसे अंग जो युग्मकों का निर्माण भी करते हैं तथा हार्मोन का स्रावण भी करते हैं। तो जब भी बोले प्राथमिक लैंगिक अंग तो हमने बोला ये युग्मकों का निर्माण करते हैं। पहली बात। दूसरा ये
हार्मोन हॉर्मोन्स का स्रावण करते हैं, ये दोनों काम कर दे, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। पूछेगा गुरुजी द्वितीयक लैंगिक अंग किसे बोलेंगे? भाई साहब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये द्वितीयक लैंगिक अंग है, इनकी औकात ना तो युग्मकों का निर्माण करने की है, मतलब ये युग्मकों का निर्माण नहीं कर सकते। इनसे पूछेंगे कि क्या तुम हार्मोन का स्रावण कर दोगे, तो ये हार्मोन का स्रावण नहीं कर सकते, मतलब इनकी औकात युग्मक का निर्माण करने की भी नहीं है, इनकी औकात हार्मोन के स्रावण की भी नहीं है। तो फिर ये करते क्या है? तो सबसे पहली बात पूछेगा कि ये लैंगिक अंग जो थे, यहां पे युग्मकों का निर्माण, आप कहोगे युग्मकों का निर्माण यहां पे संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। पूछेगा क्या इन अंगों में हार्मोन का स्रावण यहां पे पूछेगा हार्मोन्स का स्रावण, हमने कहा संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। पूछेगा यार जब ये ना तो युग्मक का निर्माण कर रहे, ना हार्मोन का स्रावण कर रहे, तो ये करते क्या है? तो ध्यान रखना, ये द्वितीयक लैंगिक अंग जो है, ये युग्मकों के परिवहन में, उनके परिपक्वन में, उनके संग्रहण में सहायक है। तो हमने बोला ये युग्मकों के परिवहन में सहायक है। सहायक है, युग्मकों का परिवहन भी करवा सकते हैं। कुछ एक ऐसे हैं जो युग्मकों का संग्रहण भी कर सकते हैं, उनके परिपक्वन में भी सहायता करते हैं। तो वो काम कौन करते हैं? वो द्वितीयक लैंगिक अंग करते हैं, लेकिन इनकी औकात युग्मक निर्माण करने की नहीं है, इनकी औकात हार्मोन का स्रावण करने की नहीं है। पूछेगा सर क्या आप उदाहरण बता सकते हैं कि अपने पास कौन कौन से तो प्राथमिक लैंगिक अंग है और कौन कौन से द्वितीयक लैंगिक अंग है, क्या आप इनके बारे में बता सकते हैं? मैंने कहा जी हां बिल्कुल बता सकते हैं। बड़े ध्यान से देखना, अगर हमसे कोई कहे कि आपको एग्जाम्पल बताना है, उदाहरण बताना है प्राथमिक लैंगिक अंग का, तो सबसे पहला उदाहरण मेरे पास है, वो मेरे पास है वृषण। बेटा इस वृषण को अपन बोलते हैं टेस्टिस। किस में पाया जाता है? हमने बोला नर में। मेल में पाया जाता है। दूसरा मेरे पास है वो है अंडाशय, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं ओवेरी। पूछेगा ये किस में पाया जाता है? हमने बोला ये मादा में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? मादा में पाया जाता है। तो जब भी बोले प्राथमिक लैंगिक अंग, हमने बोला वृषण किसमें? नर में। मादा में अंडाशय। नर में वृषण जो है वो शुक्राणु का निर्माण भी करता है तथा हार्मोन का स्रावण भी करता है, टेस्टोस्टेरोन का स्रावण भी करता है। मादाओं में अंडाशय जो था वो अंडे का निर्माण भी करता है तथा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण भी करता है। मतलब ये क्या हो गए? प्राथमिक लैंगिक अंग हो गए। पूछेगा सर आप हमें बताइए ना द्वितीयक लैंगिक अंगों के उदाहरण। अगर कोई कहे कि सर द्वितीयक लैंगिक अंगों के उदाहरण बताइए, इनके एग्जाम्पल बताइए, इनके एग्जाम्पल बताइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर में ही। नर में ही मेरे पास आता है, वो आता है अधिवृषण। नर में ही मेरे पास आता है अधिवृषण। नर में ही मेरे पास आता है, वो आता है रेटेटेस्टिस। नर में ही मेरे पास आता है, वो आता है
शुक्रवाहिनी, आदि। ये सारे के सारे किसमें हैं? हमने बोला ये सारे के सारे नर में हैं। पूछेगा सर मादा में बताओ ना, हमने बोला अगर मादा में पूछेगा तो अपने पास आता है, वो अपने पास आता है अंडवाहिनी, गर्भाशय, सर्विक्स, योनि आदि। ये सारे के सारे किस में होते हैं? ये सारे के सारे होते हैं मादा में। ये सारे के सारे किस में होते हैं? ये सारे के सारे होते हैं मादा में। तो हमने बोला लैंगिक अंग जो थे वो दो प्रकार के, प्राथमिक तथा द्वितीयक। अब हमने बोला कि मनुष्य कैसा है? एक लिंगी है, मतलब नर अलग होता है, मादा अलग होती है। नर में नर के जननांग पाए जाते हैं, मादा में मादा के जननांग पाए जाते हैं। अरे यस की नो? आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर। तो कहने का मतलब अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नर जनन तंत्र के बारे में। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और इससे आगे थोड़ी सी बात बढ़ाते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। तो हम आपसे बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, वो बात कर रहे हैं किसके बारे में? नर जनन तंत्र के बारे में। बड़े ध्यान से देखना। हम आपसे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं किसके बारे में? नर जनन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। नर जनन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। देखिएगा, पूछेगा सर इस नर जनन तंत्र की क्या कहानी है? सबसे पहले तो हमने बोला जब भी नर जनन तंत्र के बारे में बात करके चले तो ये नर जनन तंत्र जो होता है ये कहां पर पाया जाता है? आप कहोगे ये नर जनन तंत्र इस वाले भाग में, जहां मैंने बेल्ट लगा रखी, इस वाले भाग में पाया जाता है, और इस भाग को बोलते हैं श्रोणी भाग। कौन से भाग में? श्रोणी भाग में। तो जब भी बोले नर जनन तंत्र कहां पाया जाता है, तो हमने बोला नर जनन तंत्र जो होता है वो श्रोणी भाग में स्थित होता है। स्थित होता है। नर जनन तंत्र कहां स्थित होता है मेरे दोस्त? श्रोणी भाग में स्थित होता है। पूछेगा सर अगर हमसे कोई कहे कि यार इस नर जनन तंत्र की कहानी सुनाओ, किस नर जनन तंत्र की क्या खास बात है? क्या खास बात है? हमने बोला नर जनन तंत्र जो होता है वो श्रोणी भाग में स्थित होता है। और अब हम कहानी शुरू करते हैं आपके सामने इस नर जनन तंत्र के एक ओवरव्यू की। चलिए बड़े ध्यान से देख लीजिए। हमने इस नर जनन तंत्र को समझाने के लिए सबसे पहले आपके सामने ये एक मनुष्य की फोटो बनाई। ये लीजिए भाई साहब, ये जो मनुष्य अपने पास है ये अपना पक्का वाला दोस्त है, और इस पक्के वाले दोस्त का नाम हमने निकाल दिया, ये अपना रसगुल्ला है। हमने बोला ये अपना दोस्त है, और इस दोस्त का नाम हमने क्या बोल दिया? ये अपना रसगुल्ला है। मैंने बोला लड़कों का नाम रहेगा रसगुल्ला और लड़कियों का रहेगा रसगुल्ले। ये अपना रसगुल्ला है। हमने कहा कि इस रसगुल्ले को बड़े ध्यान से देखिएगा। इस रसगुल्ले भाई साहब की क्या कहानी है? हमने बोला ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट दो भागों में विभक्त होता है, और इसको दो भागों में विभक्त करने का काम जो करती है वो करती है डायफ्राम। ये जो संरचना है ये संरचना अपना डायफ्राम है। क्या है बेटा? हमने बोला ये संरचना अपना डायफ्राम है, और ये डायफ्राम जो है ये देह गुहा को दो भागों में बांटती है। देह गुहा का ऊपर वाला भाग, ये वाला जो भाग है इसे बोलते हैं वक्षीय गुहा।
इस भाग को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वक्ष गुहा, थोरेसिक कैविटी। और ये नीचे वाला ये जो भाग है इसे बोलते हैं अपन उदर गुहा। इसे क्या बोलते हैं? उदर गुहा। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये रसगुल्ला जो था, इस रसगुल्ले में हमने देखा देह गुहा को इस डायफ्राम ने कितने भागों में बांट दिया? ऊपर वाले भाग को वक्ष गुहा, नीचे वाले को बोल दिया उदरीय गुहा। हमने बोला इस उदरीय गुहा में देखें तो इस उदरीय गुहा में, इसके श्रोणी भाग में, उदरीय गुहा के इस श्रोणी भाग को देखें तो इस श्रोणी भाग में ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, हमने बोला ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने मान लिया ये इसका सीसन है, जिसको अपन बोलते हैं पीनिस। ये इसका सीसन है और इस सीसन को क्या बोल दिया? इसको बोल दिया पीनिस। ये लीजिए, हमने बोला ये जो है ये क्या है? ये मेरे पास है सीसन, जिसको अपने बोल दिया पीनिस। ये मेरे पास है सीसन। ये मेरे पास सीसन है, पीनिस है। पूछेगा ये पीनिस क्या काम करता है? अरे नर जो था वो महिला के साथ संभोग जो करता है, महिला के शरीर में शुक्राणुओं को ट्रांसफर करता है, स्थानांतरित करता है, वो किसकी सहायता से करता है? हमने बोला वो सीसन की सहायता से करता है। तो मैं कह दूं ये सीसन क्या है? ये नर का मैथुनांग है, नर का मैथुनांग है, जिसकी सहायता से वो मादा के साथ क्या करता है? संभोग करता है। हमने बोला ये नर मैथुनांग है। ये जो मेरे पास है ये नर का मैथुनांग है। हमने क्या देखा? ये नर का मैथुनांग है, सीसन है, और इस सीसन के नीचे की तरफ, इसके बिल्कुल आधारीय भाग पे हमने देखा यहां पे एक ऐसा एक पाउच, एक थैलीनुमा संरचना लटकी हुई दिखाई दी। तो ये जो सीसन था, इस सीसन के आधारीय भाग को हमने देखा तो वहां पे ऐसी थैलीनुमा संरचना लटकी हुई दिखाई दी। बेटा ये जो थैलीनुमा संरचना लटकी हुई दिखाई दे रही है कहां पे? सीसन के आधारीय भाग में। अगर इस थैलीनुमा संरचना को अपन देखें तो इस थैलीनुमा संरचना को अपन बोलते हैं वृषण कोष। इस थैलीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? इस थैलीनुमा संरचना को अपन बोलते हैं वृषण कोष। इसको क्या बोलते हैं? वृषण कोष। दैट इज स्क्रोटम। ये जो थैली के समान संरचना दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं वृषण कोष, या क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। सवाल था गुरुजी एक बात बताओ, तो अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि बताओ ये वृषण कोष क्या होता है, ये स्क्रोटम क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे? ये वृषण कोष जो है ये स्क्रोटम है, ये एक थैलीनुमा संरचना है जो कि सीसन के आधारीय भाग पर स्थित होती है। सीसन के इस आधारीय भाग से नीचे लटकी हुई होती है। उस संरचना को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वृषण कोष। तो मैं कह दूं वृषण कोष क्या है? ये थैलीनुमा संरचना है जो वृषण के आधारीय भाग पर स्थित होती है। जो वृषण के आधारीय भाग पर स्थित होती है। यस बोला सर, ठीक है। अब एक बात बताओ गुरुजी, क्या अगर इस वृषण कोष को ऐसे काटे और काट के देखें तो हमें क्या पता चलेगा? भैया इस वृषण कोष को आपको काट के देखोगे तो आप देखोगे कि इस वृषण कोष के बीचों बीच ये आपको एक पट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पट दिखाई देगा। इसके बीचों बीच ये एक पट दिखाई देगा जो इस वृषण कोष को दो कक्षों में बांट रहा है। क्या बांट रहा है? कितने कक्षों बांट रहा है? दो कक्षों में। बोला सर ठीक है। उन दो कक्षों में होता क्या है?
बच्चे ये वृषण कोष को अगर आप टच करके देखेंगे तो इनमें गोलाकार अंडाकार संरचनाएं आपको महसूस होगी, और वो गोलाकार अंडाकार संरचना कुछ ऐसी दिखाई देगी। वो गोलाकार अंडाकार संरचना जो है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। वो गोलाकार अंडाकार संरचना कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये लीजिए, पूछेगा सर आपने कहा इस वृषण कोष के अंदर ये गोलाकार अंडाकार संरचना है। मैं कहूंगा हाँ, ये गोलाकार अंडाकार संरचना आप महसूस करेंगे। ये गोलाकार अंडाकार संरचना कहां है? वृषण कोष में है। और ये वृषण कोष में प्रेजेंट गोलाकार अंडाकार संरचना है क्या? तो आप कहोगे ये वृषण कोष में पाए जाने वाली ये गोलाकार अंडाकार संरचना कुछ और नहीं, यही अपने पास है वृषण, जिसको अपन बोल के चलते हैं टेस्टिस। ये गोलाकार अंडाकार संरचना कुछ और नहीं, यही अपने पास है वृषण, इसी को बोल के चलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस। अब सवाल था सर जब भी पूछे मनुष्य में ये टेस्टिस जो होते हैं ये कहां पर स्थित होते हैं, आप कहोगे वृषण कोष में स्थित होते हैं। वृषण कोष में स्थित होते हैं। वृषण कोष में स्थित होते हैं। पूछेगा सर ठीक बात है, लेकिन ये बताओ अगर ये कहे कि ये वृषण कोष जो था ये तो लटका हुआ है इधर, कहां पे? शीशन के आधारीय भाग में। हमने कहा हां, कैसी संरचना है? थैलीनुमा संरचना। इसके अंदर क्या होते हैं? आप कहोगे जी इसके अंदर वृषण होते हैं। तो अब सवाल सबसे बड़ा प्यारा आएगा, वो प्यारा आएगा कि सर ये कौन सी गुहा थी? ये व्हाइट वाले डब्बे में यहां से यहां तक उदर गुहा। अब बताओ ये वृषण कोष है, ये उदर गुहा के अंदर है कि बाहर? आपने कहा ये तो उदर गुहा के बाहर की साइड लटकी हुई थैलीनुमा संरचना है, लटकी हुई थैलीनुमा संरचना है, जिसको क्या बोला? वृषण कोष। क्या बोला? वृषण कोष। बोला सर ठीक है, तो कहने का मतलब ये वृषण कोष कहां स्थित है? उदर गुहा के बाहर। तो ये वृषण किसके अंदर स्थित है? वृषण कोष में। तो अगर कोई कहे कि बताओ मनुष्य में वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा के अंदर पाए जाते हैं कि उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं, तो आप क्या कहोगे? ये वृषण जो है ये उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। किसके अंदर? वृषण कोष के अंदर। वृषण कोष के अंदर। तो मैंने बोला ये उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं। ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं। कौन? हमने बोला वृषण, टेस्टिस। अब पूछेगा सर आपने बोला कि टेस्टिस जो होते हैं वो कहां स्थित होते हैं? उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में। मनुष्य में कितने टेस्टिस है? आपने कहा सर टेस्टिस जब भी पूछेगा तो हम कहेंगे ये टेस्टिस है एक जोड़ी, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है? अरे भाई दो है, दो है। पूछेगा सर एक बात बताओ, क्या आपने बोला था इस वृषण में ही, इस वृषण में ही क्या बनते हैं? इस वृषण में ही स्पर्म बनते हैं। तो ये वृषण क्या है? हमने बोला ये एक प्राथमिक लैंगिक अंग है जहां पर स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। तो मैंने बोला ये मेरे पास क्या है? मैंने बोला ये शुक्राणुओं के, ये शुक्राणुओं के निर्माण का स्थल है। निर्माण का स्थल है। ये शुक्राणुओं के निर्माण का स्थल है। क्या? वृषण, दैट इज टेस्टिस। अब एक सवाल था गुरुजी एक छोटी सी बात बताओ। हमने कहा क्या? आपने कहा ये वृषण जो है ये उदर गुहा के बाहर स्थित है। हां बिल्कुल, आप डायग्राम में देख लो, क्लियर दिख रहा है। उदर गुहा के बाहर स्थित है। किसमें? वृषण कोष में। वृषण कोष में।
बोलेगा हां, लेकिन क्यों ये टेस्टिस उदर गुहा के अंदर क्यों नहीं है? उदर गुहा के अंदर होता तो क्या गुनाह हो जाता? अंदर ही रहते ना। हमने कहा भैया उसकी भी एक वजह है। बोला सर क्या वजह है? हमने बोला उसकी वजह है, वो है तापमान। कैसे? आप बताओ, हम मनुष्य के शरीर का तापमान कितना, जल्दी बताओ। तो आप कहोगे सर मनुष्य के शरीर का तापमान जो है वो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमारी उदर गुहा का तापमान कितना हुआ? लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। तो अगर कोई कहे कि इस उदर गुहा का टेम्परेचर कितना है, तो हमने क्या बोला? टेम्परेचर है लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कोई हमसे कहे, अगर कोई हमसे कहे कि बताओ ये वृषण कोश है, ये भी तो उदर गुहा से बाहर लटकी हुई थैली है। बोला हां। अगर इस थैली के अंदर, इस वृषण कोश के अंदर का टेम्परेचर कोई पूछे तो वो टेम्परेचर कितना है? भैया लो, हमने से अगर कोई पूछे कि इस वृषण कोश के अंदर का टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर बताओ, तो हम कहेंगे इसके अंदर का टेम्परेचर है 34.5 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 34.5 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। किसका? वृषण कोश का। पूछेगा मतलब उदर गुहा के तापमान की तुलना में वृषण कोश का तापमान बताओ कम हुआ कि ज्यादा? अरे कम हुआ कि ज्यादा? आप कहोगे सर कम हुआ। क्या हुआ? कम हुआ। बोला कितना हुआ? तो आप बड़े ध्यान से देखना, वृषण कोश के अंदर का तापमान जो था, वृषण कोश के अंदर का तापमान जो है वो तापमान कितना है? हमने बोला 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब उदर गुहा के तापमान जो है वो जो है वो है ज्यादा और वृषण कोश का तापमान है कम। उदर गुहा के तापमान से कितना कम? तो हमने बोला उदर गुहा के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। तो हमने बोला उदर गुहा के तापमान से, उदर गुहा के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। किसका तापमान? आप कहोगे वृषण कोश का तापमान। वृषण कोश का तापमान। अरे वृषण कोश का तापमान उदर गुहा के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम है। इसीलिए तो ये वृषण जो है ये कहां स्थित होते हैं? वृषण कोश में। बोला गुरुजी हम यही तो पूछ रहे हैं, क्यों? क्या ऐसी वजह थी? क्यों? क्या ऐसी वजह थी? मैंने कहा वजह ये थी कि इन वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और शुक्राणुओं का निर्माण करने के लिए इनको इतना टेम्परेचर चाहिए। ये उपयुक्त तापमान है जो कि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। अगर तापमान ज्यादा होगा, अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा, तो इस वृषण में, इस टेस्टिस में शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं है। शुक्राणु बेचारे बन ही नहीं पाएंगे या अपरिपक्व अवस्था में ही मर जाएंगे, क्योंकि वो इतने हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ ये कि पूछे कि इस वृषण की क्या मजबूरी थी कि ये उदर गुहा को छोड़ के इस वृषण कोश में आ गया? इसकी क्या मजबूरी थी कि ये उदर गुहा से बाहर स्थित है वृषण कोश में? तो आप क्या मजबूरी बताओगे कि वृषण कोश का तापमान उदर गुहा के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? कम होता है। और ये कम तापमान किस चीज के लिए आवश्यक है? वृषण में शुक्राणुओं के निर्माण के लिए ये टेम्परेचर बेहद जरूरी है, बेहद आवश्यक है। इसी वजह से इन शुक्राणुओं को उदर गुहा को छोड़ के और कहां आना पड़ा? वृषण कोश में आना पड़ा। वृषण कोश में आना पड़ा ताकि शुक्राणुओं का निर्माण कर सके। बोलो गुरुजी एक बात बताओ। हमने कहा अगर इन वृषण को मैं उदर गुहा में रख दूं, इनको कभी वृषण कोश में आने ही ना दूं, अगर इन वृषण को उदर गुहा में रख दूं, अगर मैं वृषण कोश में आने ही नहीं दूं, तो क्या इन में शुक्राणुओं का निर्माण होगा?
नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे, इनमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला कि उदर गुहा का तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और इतने हाई टेम्परेचर पे शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता, मतलब वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं है। तो ऐसे इंसान जिसके वृषण उदर गुहा में स्थित होते हैं, उनके वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता, तो वो अजननक्षम हो गए ना, स्टेराइल हो गए ना। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? आपने कहा बिल्कुल। तो कहने का मतलब कि जब भी हमने वृषण से पूछा कि बता ऐसी क्या मजबूरी थी कि तेरे को उदर गुहा को छोड़ के वृषण कोष में आना पड़ा, तो ये कहेगा कि वृषण कोष में जाना बेहद जरूरी था, क्योंकि वृषण कोष का तापमान उदर गुहा के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम था, और वो कम ताप मुझे स्पर्म के निर्माण के लिए, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए बेहद जरूरी था। यही मजबूरी थी। चले भैया अपना आगे। अब सवाल था, तो इसका मतलब तो ये निकला सर कि हम मनुष्य में स्पर्म के निर्माण के लिए हमेशा तापमान जो होगा वो शरीर के तापमान से, उदर के गुहा के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। हमने कहा हां, हर हाल में तापमान उदर गुहा के तापमान से, शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आप एक सवाल का जवाब दो। हमने कहा कौन सा सवाल? आप ये बताओ ना कि इस वृषण कोष में ऐसी क्या चीज है जो इस वृषण कोष के तापमान को हर मौसम में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर मौसम में उदर गुहा के तापमान या शरीर के तापमान से कम तापमान को मेंटेन रखती है। तो पूछेगा सीधा सवाल कि वृषण कोष का तापमान शरीर के तापमान से हमेशा कम रहता है, तो कौन है जो इस वृषण कोष के तापमान को मेंटेन रखने का काम करता है? यह एक बड़ा ही बाउंडर सा सवाल है कि मौसमी परिस्थितियां बदल रही है, लगातार मौसम बदल रहा है, लेकिन मौसम बेशक बदले, हर हाल में शरीर का तापमान कैसा रहेगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस उदर गुहा से बाहर लटके हुए इन वृषण कोष का तापमान कितना रहेगा? शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम। तो कौन सी ऐसी संरचना थी, या कैसे वृषण कोष का तापमान शरीर के तापमान से हमेशा कम बने रहता है? कौन उसको शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम मेंटेन रखने का काम करता है? तो बच्चे, इस दिल दहला देने वाले सवाल का जवाब मैं दूंगा मेरी रेगुलर क्लास में। तो ध्यान रखना, इतनी सी बात तो तुम्हारे दिमाग में छप गई होगी, दिल में उतर गई होगी और मस्त मस्त 2 नैनों में चमक गई होगी। और इस दिल दहला देने वाले सवाल का जवाब जानने के लिए हम मिलते हैं अपनी रेगुलर क्लास में। तो वहीं मिलेंगे, इंतजार रहेगा आप लोगों का, वहीं मिलेंगे, इंतजार रहेगा आप लोगों का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।